हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी में डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं और डेली करंट अफेयर्स मैगजीन्स आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली इसको पढ़ते हैं तो आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस गलत होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। और डेली करंट अफेयर्स के अलावा हमारी मंथली मैगजीन्स भी हैं। मंथली मैगजीन्स के साथ हमारी फटाफट मैगजीन्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पर्पस के लिए क्विक रिवीजन के लिए बनाई गई है। तो आप चैनल पे हमसे ज़्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आज 3 अप्रैल है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अ, ये प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है न्यू दिल्ली में। और इन्होंने कहा है कि ये एग्जीबिशन जो है वो अपना नया जो है वो शुरू अभी किए हैं कुछ दिनों के लिए। और इसको उन्होंने टाइटल दिया है द आर्काइव्स ऑफ पीएमएमएल। और इसमें जो है वो अ, दिखाया जाएगा कि जो भी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह रहे हैं उनका जो भी कलेक्शन था उसको पूरा शोकेस किया जाएगा। और इसमें जो है ये महात्मा गांधी का जो लेटर था, वापसी बानो पावरी, उसको रखा गया है। हैंड रिटन ड्राफ्ट रखे गए हैं ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी जवाहरलाल नेहरू का। अटल बिहारी वाजपेयी का जो है वो जयप्रकाश नारायण को जो उन्होंने लेटर लिखा था। एनएम घाटके का इमरजेंसी के दौरान जो लेटर लिखा था, तो ये सब जो है वो विजिटर्स को जो है वो देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें जो मनमोहन सिंह का लेटर था गया था अन्ना हजारे को। तो मतलब इसमें यही है कि डॉक्यूमेंट्स लोगों को दिखाए जाएंगे कि किस तरह से क्या क्या चीजें जो है वो, ताकि अपने हिस्टोरिकल चीजों के बारे में पता चल सके। प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो है ये, ओरिजिनली इसको नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कहा जाता था। 1964 में ये बना। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो जितने मतलब पहले ये जो जवाहरलाल नेहरू का ऑफिशियल रेजिडेंस जो है ये हुआ करता था। फिर डॉक्टर साइरस पूनावाला है, इन्होंने राजा रवि वर्मा की पेंटिंग एक्वायर किया है। ये इंडिया के काफी जाने माने बिजनेसमैन है। और ये जाने जाते हैं, इनको आर्ट कलेक्शन का बड़ा शौक है। और ये जो पेंटिंग है ये 167.2 करोड़ में इन्होंने इसको एक्वायर किया है। और राजा रवि वर्मा ये काफी इनका मतलब जाने माने आर्टिस्ट थे। ये इनका काफी वो था, राजा भी थे ये। और 1980 में काफी पीक पे इनका वो था। इस टाइम पे इन्होंने यशोदा और कृष्ण का एक वो बनाया था कैनवास पे पिक्चर, उसको जो है वो इन्होंने वो किया है। ठीक है। और इसमें मतलब काफी ये बेहतरीन पेंटिंग है। तो जैसे अभी टाइम टू टाइम इस तरह की चीजें होती रहती हैं तो लोग खरीदते हैं। राजा रवि वर्मा को भारत के इतिहास में, इंडियन आर्ट के हिस्ट्री में जो है वो महानतम जो है वो पेंटर्स में इंक्लूड किया जाता है। और इन्होंने यूरोपियन और जो टेक्निक थी और जो इंडियन ट्रेडिशन था सबको कंबाइन करके जो है वो काफी काफी बेहतर तरीके से पेंटिंग्स वगैरह जो है वो बनाई। फिर अभी जैसे पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो इसमें जानकारी दिया है इन लोगों ने कि जो क्लासिकल आर्ट्स है उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट काफी अपना एफर्ट्स लगा रही है। और इंडियन क्लासिकल डांसेस इसको जो है वो स्कूल एजुकेशन में इंक्लूड किया गया है। ये एनईपी 2020 का एक पार्ट भी है। इसमें आर्ट को इंटीग्रेट किया जाएगा, इसके बारे में जो है वो लर्निंग प्रोवाइड किया जाएगा। और कला क्षेत्र फाउंडेशन ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो कि बताए डिफरेंट जो डांस फॉर्म्स हैं उनको जो है वो बच्चों को बताया जाएगा। और इसमें कहा गया है कि क्लास 4th से लेके 8th तक जो है वो 2 पीरियड्स पर वीक जो है वो फाइन आर्ट्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। ठीक है। और इसके अलावा जो है 9th और 10th में जो है वो 12th में इसमें जो है वो 8 पीरियड्स रहेंगे पर वीक इन स्कूल, कि जाके उसमें फाइन आर्ट्स के बारे में लोग सीख सके बच्चे। तो इनको भरतनाट्यम का, नृत्य, संगीत, काफी सारी चीजें जो है वो बताई जाएंगी। और संगीत नाटक अकेडमी ये भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है।
तो ये लोग जो है वो कला धरोहर, ये एक इनका सीरीज है, इसको जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसमें जो बच्चे हैं उनको एक तरह से कनेक्ट करने का काम किया जाता है थ्रू परफॉर्मेंसेस, और आर्टिस्ट वगैरह से इनको मिलाया जाता है। तो कल्चर के बारे में जानकारी देने के लिए, बच्चों को जोड़ने के लिए, ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें इसको अब इंक्लूड किया गया है। ठीक है। और इसके अलावा संगीत नाटक अकेडमी के बारे में उन्होंने जानकारी दिया कि हम इनके 90 ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं, जिसमें ऐसी जो जो हमारे आर्ट फॉर्म्स हैं जो कि खत्म होते जा रहे हैं उनको रिवाइव करने के लिए काम किया जा रहा है। और इसके लिए इन्होंने स्कीम कला दीक्षा ले आई है, और इसमें काफी सारे इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर चाइल्डहुड कैंसर बर्डन के बारे में एक रिपोर्ट आई है, और ये द लैंसेट करके है। इसमें जो है वो स्टडी पब्लिश हुई है द लैंसेट में, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2023। और इसमें बताया गया है कि जो कैंसर है वो 10th लीडिंग कॉज है डेथ का अमंग चिल्ड्रन इन इंडिया। मतलब भारत में जो है वो मतलब इतने बच्चों की जो है वो कैंसर की वजह से भी मृत्यु होती है, और जो कैंसर है उसमें जो है वो 10वें नंबर में आता है। ठीक है। ग्लोबली की अगर बात करें तो जो चाइल्डहुड डेथ्स होती हैं उनमें ये 8th लीडिंग कॉज पे है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, एचआईवी, इनकी वजह से भी जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो होती हैं। और इसमें बताया गया है कि 2023 में जो स्टडी किया गया उसमें बताया गया कि 3.7 न्यू लाख जो है वो चाइल्डहुड कैंसर से जो रिलेटेड केसेस थे वो आए, और ऑल ओवर वर्ल्ड 1.4 लाख डेथ्स जो है वो हुई हैं। फिर इन्होंने बताया कि जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वहां पे काफी और भी इफेक्ट है, वर्स्ट केस है, और जो डेथ रेशियो है वो बढ़ जाता है, लाइफ स्पैन जो है वो नहीं मतलब लाइफ नहीं रह पाती है। साउथ एशिया की बात कही कि जो ग्लोबल डेथ होती है उसका 20.5% जो है वो साउथ एशिया की वजह से होता है। ठीक है। और अगर हम देखें तो 1990 से लेके 2023 का जो कंपैरिजन किया गया है उसमें बताया गया है कि जो ग्लोबली जो चाइल्डहुड कैंसर डेथ्स उसमें कमी आई है, और 16.9% का डिक्लाइन है। और इंडिया की बात बताई गई कि 2023 में करीब 17,000 चिल्ड्रन जो है वो कैंसर की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। और कई सारे कैंसर्स के बारे में बताया गया कि इनकी वजह से ग्लोबल बर्डन जो है वो है, जिसमें ल्यूकीमिया है, ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, ये सारी चीजें हैं। और इसके अलावा नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, ये लिम्फ सिस्टम का कैंसर होता है, और इससे भी काफी जो है वो बच्चे जो है वो प्रभावित होते हैं। तो ये इसमें रिपोर्ट में सारी चीजें बताई गई हैं। फिर सीबीएसई ने अपना न्यू स्कूल करिकुलम इसको रिलीज किया 2 अप्रैल 2026 से। और इसमें जो कई जो चेंजेस हुए हैं उसमें मैंडेटरी किया है थर्ड लैंग्वेज को एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट्स इन क्लास 6। ठीक है। तो ये जो नया सेशन शुरू हुआ है 26-27 का, इसमें क्लास 6 से जो बच्चे हैं उनको तीसरी भाषा भी जो है वो सीखनी होगी। और ये जो हमारा एनईपी का रिकमेंडेशन है 2020 का उसी के अकॉर्डिंग है। और इसमें है कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको 3 लैंग्वेजेस पढ़ना होगा क्लास 10 तक। ठीक है। अभी का जो सिस्टम है करंट का, ये 2 लैंग्वेज सिस्टम पे बेस्ड है, और जो नया सिस्टम है वो 3 लैंग्वेज फार्मूला को अडॉप्ट करता है। तो 2 इसमें जो है वो इंडियन लैंग्वेजेस इनको सीखनी होंगी। ठीक है। और थर्ड इसमें बताया गया है कि ये जो पॉलिसी नई बनाई गई है कि इसमें 2031 तक जो क्लास 10 का बोर्ड एग्जामिनेशन होता है उसमें थर्ड लैंग्वेज को मतलब मैंडेटरी सब्जेक्ट की तरह जो है वो कर दिया जाएगा। और पहले जैसे इंग्लिश था तो इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेजेस हो जाती हैं, अभी इंग्लिश को जो है वो एज अ फॉरेन लैंग्वेज जो है वो कह दिया गया है। ठीक है। तो 2 भाषाएं बच्चों को और सीखनी होंगी। और तो यही है। और अभी इन्होंने कहा है कि आर्ट एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, और फिजिकल एजुकेशन ये भी मैंडेटरी रहेगा क्लास 9th और 10th के लिए। फिर अभी जो करंट एकेडमिक सेशन चलेगा इसमें जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनका स्कूल बेस्ड असेसमेंट होगा आर्ट और फिजिकल एजुकेशन के लिए। और इसके बाद जो तुम्हारा 27-28 का जो नेक्स्ट सेशन रहेगा इसमें
जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको कंपल्सरी कर दिया जाएगा। तो काफी सारे चेंजेस जो हैं ये लोग कर रहे हैं और सीबीएसई ने इसको वो कर दिया है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा कंपल्सरी सब्जेक्ट की तरह फॉर क्लासेस 9th और 10th। मतलब बच्चों का जो पूरा है बढ़ने वाला है, काफी सारी चीजें इन लोगों को जो है वो 9th और 10th में जो है वो पढ़नी होंगी। और इसके लिए जो पूरा करिकुलम वगैरह है, जो मटेरियल है, इसको सीबीएसई ने कहा है कि हम जो है वो डेवलप किया गया है और अब कुछ ही टाइम पे ये ऑनलाइन जो है सारी चीजें जो है वो आ जाएंगी। तो मतलब यही है गवर्नमेंट का कि ज्यादा से ज्यादा जो भाषाएं हैं बच्चे उसको समझें, तो इसके लिए ये किया गया है। तो सीबीएसई ने अब इसमें अडॉप्ट कर लिया है इसको। फिर एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस ग्रांट किया गया है और 30 मार्च को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नोटिफिकेशन आया है और इसमें अनाउंस किया गया है कि जो यूजीसी है उसने अप्रूव कर दिया है एक्सपर्ट पैनल की रिकमेंडेशन पे कि जो हमारा एनसीईआरटी है उसको जो है वो ग्रांट डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोवाइड किया गया है स्टेटस। और इसके बाद से इसका जो है वो नोटिफिकेशन आया। ठीक है। तो इसमें जो है वो डीम्ड जो ये स्टेटस है इसके बाद से माना जा रहा है कि इनका जो अब ये एग्जामिनेशन वगैरह अपने हिसाब से करवा सकेंगे और एजुकेशनल प्रोग्राम्स वगैरह ऑफर कर सकेंगे। ठीक है। और उसमें ये भी कहा गया है कि जो एनसीईआरटी है इसको सारे मेजर्स को अडॉप्ट करने होंगे ताकि इनके जो एकेडमिक्स प्रोग्राम और जो कोर्सेज हैं उनको जो है वो प्रॉपर जो है वो क्रेडिट जो है वो दिया जा सके, जो हमारा नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है उसके तहत। ठीक है। तो अब ये नया नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है, तो अब एनसीईआरटी का जो दर्जा है वो डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा हो गया है। फिर ट्राइबल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर इनोवेशन पे इंफॉर्मेशन दिया गया पार्लियामेंट में और गवर्नमेंट ने बताया है कि 50 बायोटेक किसान हब्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हुए हैं, बने हैं जो हमारी 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। और 5 जो बायोटेक किसान हब है ये ऑपरेशनल है। जो हमारा कैपेसिटी है वो उसको बेहतर किया जा रहा है, वुमेन फार्मर्स को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। 1200 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये बने हैं और इससे जो वुमेन लेड एंटरप्राइजेज है वो और बेहतर तरीके से मजबूती से अपना काम कर रही हैं। फिर इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान है, इसके तहत जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कम्युनिटीज हैं जो कि 18 स्टेट्स और यूटीज में रहती हैं उनके सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है। इसके अलावा ये आपका जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है। ठीक है। ये जो लागू हुआ था 2 अक्टूबर 2024 में, उसके तहत काफी सारे प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। और मतलब टोटल यही है कि जो जनजातीय जो आदिवासी लोग हैं उनको बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए काम किया जा रहा है। जो बेसिक फैसिलिटीज है, क्लीन वाटर है, एजुकेशन है, उसको इम्प्रूव करने का काम किया जा रहा है, हेल्थ न्यूट्रिशन को बेहतर किया जा रहा है, कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, जो हाउस होल्ड है उनका इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। ठीक है। इसके लिए सरकार जो है वो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रही है। स्किल डेवलपमेंट के लिए भी काम हो रहा है और स्किल डेवलपमेंट के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, इसके तहत ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पे वन धन विकास केंद्र हैं और ट्राइबल ग्रुप्स को इसमें जो है वो स्किलिंग का काम जो है वो किया जा रहा है इन सेंटर्स पे। तो ये जानकारी जो है उन्होंने दिया। फिर पार्लियामेंट में दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों ने जो है वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 और जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल्स 2026 दोनों पास हो गए हैं। और ये जो हमारा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस बिल है इसके तहत 50% जो पोस्ट होगी सीएपीएफ या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में इनको फिल किया जाएगा बाय डेपुटेशन। ठीक है। इन द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर जनरल और मिनिमम ऑफ 67% ऑफ पोस्ट जो है वो फिल की जाएंगी एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रैंक पे, डेपुटेशन के बेसिस पे। और जो स्पेशल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल है इनकी जो पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ डेपुटेशन के उस पे जो है वो होगी।
तो इसका अपोजिशन जो है वो विरोध भी करा काफी, और उनका कहना है कि इससे जो हमारे सुरक्षा बल है वो उनको कमजोर होंगे, उनके ही उनको जो है वो ज्यादा जो है वो हेड रैंकिंग में जो है वो होना चाहिए। फिर जो जन विश्वास बिल है, और इसके तहत जो है वो जो जो पेटी क्राइम्स होते हैं, ठीक है, उनको डिक्रिमिनलाइज किया गया है काफी सारे एक्ट को। और ट्रस्ट को बढ़ावा देने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने के लिए ये बिल पास कराया गया है, और माना जा रहा है कि इससे जो माइनर ऑफेंसेस होते हैं उनको खत्म किया जाएगा, डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा, तो ताकि जो है वो और चीजें जो है वो बेहतर होंगी। तो ये है इसमें। फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है विद मैप माई इंडिया से। और इसके तहत ये जो मैप माई इंडिया, ये जो है इसका मैपल्स ऐप है, और इसमें जो ऑथराइज्ड आधार सेंटर्स हैं उनका लोकेशन जो है वो डिस्प्ले होगा। माना जा रहा है कि आगे आने वाले मंथ्स में जो आधार सेंटर्स हैं उनमें कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कौन सा नियरेस्ट सेंटर है, इस सेंटर है, इसके बारे में जानकारी इस ऐप के थ्रू जो है वो मिल जाएगी, और इससे जो सर्विसेज हैं वो बेहतर होंगी। ठीक है। और इसमें जब जो यूजर्स उनको बहुत सर्च नहीं करना पड़ेगा कि सेंटर कहाँ पे है क्या है, तो इसके लिए इन्होंने ये पूरा जो है वो अपना इनके साथ एग्रीमेंट किया है। और आधार प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2009 में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम है। और इंडिया में अभी तक पूरा 1.3 बिलियन लोगों को जो है वो रेजिडेंस को आधार कार्ड प्रोवाइड किया जा चुका है बाय 2026। तो ये है। फिर मद्रास हाई कोर्ट का भी एक डिसीजन आया है, और उसमें इन्होंने 2 अप्रैल को उनका डिसीजन आया और कहा कि जो गवर्नर है वो बाउंड है बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाइल एक्सरसाइजिंग पावर्स अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और इसमें जो कन्विक्ट्स हैं उनको प्री मेच्योर रिलीज करना है या उनको रिमिशन करना है, तो इस पे ये बाध्य है कि जो है ये अ, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो एडवाइस है उसको ये माने, चाहे भले उनको पसंद हो चाहे ना हो। तो मद्रास हाई कोर्ट में एक केस था, उस पे सुनवाई थी, तो उसमें जस्टिस एडी जगदीश चंदेरा, सुंदर मोहन और जेके इलांथिया राय, इन्होंने ये रूल की कि गवर्नर किसी भी सरकमस्टेंस में अपना जो है वो डिस्क्रिशन जो है वो नहीं यूज करेगा इसमें। ठीक है, तो ये है। और जो आर्टिकल 161 है इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, इस पे भी काफी जो है पॉलिटिकल और लीगल डिबेट जो है काफी समय से जो है वो चला आ रहा है। 161 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो ग्रांट किया गया है गवर्नर ऑफ स्टेट को, ताकि ये जो पावर ऑफ ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव, रिमिशंस ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, मतलब अगर कोई कॉन्विक्ट है तो उसकी जो सजा है वो उसको माफ किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन अब चूंकि ये दिया तो है, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये भी है कि जो प्रेसिडेंट है या जो गवर्नर है, वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एडवाइस पे ही काम जो है वो करेंगे। तो इसको लेके समय समय पे जो है वो विवाद भी होता रहता है। अभी फिलहाल इनका ये जजमेंट जो है वो आया है। फिर संपन्न, ये है सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन, और इसके बारे में जानकारी दिया पार्लियामेंट में, इन्होंने कहा, बताया, और उन्होंने कहा कि ये एक ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम है, और इसको डिजिटल इंडिया मिशन के उस पे जो है वो डेवलप किया गया है। और इसमें जो पूरा पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन है इसको ये पूरा कवर करता है। और संपन्न ये जो स्कीम है ये दिसंबर 2018 में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। ये एक क्लाउड बेस्ड एंड टू एंड पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, और इसको मैनेज करने का काम जो है वो कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट जो है वो करते हैं। तो काफी काफी सारे स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट कर लिया है, और अभी रिसेंटली गोवा का जो स्टेट गवर्नमेंट है इसने इसको अडॉप्ट किया है। तो माना जा रहा है कि इससे जो पेंशन व्यवस्था है वो बेहतर होगी, मॉडर्न होगी, सिटीजन सेंट्रिक होगी, चीजें जो है वो सही होंगी। ठीक है। और इसमें
हाँ, तो मतलब यही है। तो संपन्न जैसे अगर स्कीम पूछ दे कि किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये पता होना चाहिए कि पेंशनर्स से रिलेटेड है। फिर अनुभव इनिशिएटिव, ये जो है वो लॉन्च हुआ था 2015 में। ये भी जो है वो रिटायर्ड और रिटायरिंग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया था, ताकि ये अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज और इंसाइट्स है उसको जो है वो शेयर कर सके, क्योंकि आपने इतने दिनों तक सर्विस की, तो मतलब इनका जो अनुभव है वो उसको बता सके। और इसको 2015 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और इससे माना जा रहा है कि काफ़ी जो है वो हेल्प मिली है लोगों को। और उन्होंने बताया कि अभी तक जो है वो 63 नेशनल अनुभव अवार्ड्स दिए जा चुके हैं, 29 जूरी सर्टिफिकेट्स जो है वो कंफर्म किए गए हैं, रिकॉग्नाइज किया गया है जो भी उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं इस इनिशिएटिव्स को आगे लेके जाने में। ठीक है, तो ये है इसमें। और ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर इनके द्वारा जो है वो चलाया जाता है इसको। तो अनुभव इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है इसको भी याद रखना। गवर्नमेंट ने बताया है कि जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये ऑल टाइम हाई रहा, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर रहा 25-26 का। और ये लगभग 38,424 करोड़ रुपए तक जो है वो पहुंचा। मैसिव इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है। ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो हमारी डिफेंस अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है ये 54.8% रहा। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका 45.1 रहा। और जो हमारा उद्देश्य है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हम जो है वो सेल्फ रिलायंट भी बने, सा, साथ ही साथ एक जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड एक एक्सपोर्टर के रूप में उभर के आए। तो इसी टारगेट को हम अचीव करना चाहते हैं। और उसमें जो है ये इस साल का जो हमारा रिकॉर्ड है काफी बेहतर रहा है। फिर कोल प्रोडक्शन का बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया। और बताया गया है कि जो फिस्कल ईयर 25-26 रहा है इसमें इंडिया का जो कोल प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा रहा, रिकॉर्डेड रहा। टू 10.46 मिलियन टन जो है वो कोल प्रोडक्शन हुआ फ्रॉम कैप्टिव एंड कमर्शियल माइंस इस पूरे साल में। और पिछले साल जो 24-25 था उसके कंपेयर में 10.2% का जो है वो ग्रोथ हुआ है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है कोल का। और अभी भी जो हमारा जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उसमें कोल एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इससे काफी मात्रा में एनर्जी जनरेशन का काम जो है वो हम लोग करते हैं, इसको यूज करते हैं। जैसे इसमें कैप्टिव माइंस और कमर्शियल माइंस के बारे में बताया गया है। तो कैप्टिव माइंस ऐसी माइंस होती है जो डेडिकेट होती है टू सप्लाई कोल एक्सक्लूसिवली फॉर ओनर्स ओन इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है, जैसे जो स्टील प्लांट है, पावर प्लांट है, उनके लिए। और कमर्शियल माइंस जो होती हैं वो जो कोल प्रोड्यूस करती हैं वो ओपन मार्केट में सेल करती है ताकि कोई भी उसको जो है वो यूज जो है वो कर सके। फिर अभी चूंकि वेस्ट एशिया पूरा क्राइसिस अभी चल रहा है और पता नहीं है कि कब तक ये पूरा चलेगा। तो गवर्नमेंट ने जो है वो उन्होंने कहा है, अनाउंस किया कि फुल कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन रहेगा। ठीक है। और ये जो क्रिटिकल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं उन पे ये जो है वो दिया जाएगा 30 जून 2026 तक। और ये जो मेजर है इसको लिया गया है एज अ टेम्पररी और टारगेटेड रिलीफ, ताकि जो है वो प्रोवाइड किया जा सके डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, उनको सेफ गार्ड किया जा सके। हमें पता है कि ईरान इसराइल और यूएस का जो वॉर चल रहा है इसकी वजह से जो ये पूरा सेक्टर है काफी प्रभावित हुआ, क्योंकि इसी एरिया से हम ज्यादा से ज्यादा जो ऑयल है जो गैसेस है उनको जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। और इसकी काफी जो है वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और माना जा रहा है कि ये जो एग्जेम्पशन किया है कस्टम ड्यूटी में इससे काफी जो सेक्टर्स हैं और भी उनको उनके लिए फायदा रहेगा, क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स पे डिपेंडेंट हैं या इनसे जो है वो प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अभी प्लास्टिक्स वगैरह भी और महंगे हो सकते हैं इस क्राइसिस की वजह से, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो भी जो है वो ऑयल के जो है वो जो पार्ट्स निकलते हैं उनसे मिलता है। टेक्सटाइल पे, फार्मास्यूटिकल्स पे, इन सेक्टर्स पे भी इसका प्रभाव पड़ने की जो है वो आशंका जताई जा रही है। और ये रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, इसके तहत जो है 50% जो है वो कट किया गया है फरवरी में। और फिर 23 मार्च से जो है वो इसको 100% जो है वो कट किया गया है। तो माना जा रहा है कि इससे जो भी सेक्टर्स हैं उनका जो एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है उसको उनको जो है वो थोड़ा जो है वो रिलीफ मिलेगी।
और उसमें गवर्नमेंट ने बताया कि हमने रिजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन रिलीफ इसको अनाउंस किया है। और इसका उद्देश्य यही है कि जो ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको एक रिलीफ पहुंचाया जा सके, जो सप्लाई चेन है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, जो कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है उसकी वजह से जो बर्डन आ रहा है तो उसको जो है वो टैकल किया जा सके। तो इसी के लिए ये सारा जो है वो गवर्नमेंट ने कल अनाउंस किया है इनिशिएटिव। फिर एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इन्होंने बताया है कि अभी जो मैन्युफैक्चरिंग है इसमें काफी जो है वो ड्रॉप हुआ है, 45 मंथ लो पे ये पहुंच गया है। ठीक है। और इसमें इन्होंने कहा है कि मार्च 26 में जो अ, पर जो डिक्लाइन हुआ है ये करीब जो है 56.9% था फरवरी में, और मार्च में जो है 53.3 हो रहा है। तो तेजी से जो है वो गिरावट जो है वो दर्ज किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित हुआ है। अब जैसे हमको पता है कि अभी पूरा वॉर चल रहा है तो इसकी वजह से भी काफी जो है वो इम्पैक्ट इसका देखने को मिल रहा है। और एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये एक लीडिंग इंडिकेटर है जो बताता है कि जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है उसकी क्या कंडीशन है, और इसको मंथली एसएनपी ग्लोबल के द्वारा जो है वो रिलीज किया जाता है। तो कभी कभी कौन सा इंडेक्स किसके कौन निकालता है ये भी जो है वो पूछता है। फिर हीलियम के भी सप्लाई में जो है वो थोड़ा क्राइसिस अभी है। और हीलियम एक क्रिटिकल गैस है। ठीक है। और इसका, जैसे मैंने बताया था कि एमआरआई में भी यूज होता है, तो इसमें भी आशंका जताई जा रही है कि जो एमआरआई स्कैन वगैरह है ये कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि जो पूरा भी सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से हीलियम वगैरह आ नहीं रहा है। ट्रेडिशनली कतर से हीलियम हम लोग इम्पोर्ट करते हैं 50% से ज्यादा। और कतर की अगर हम बात करें तो जो ग्लोबल हीलियम का एक्सपोर्ट होता है कतर से वो 34% होता है। और इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। हीलियम एक ओडरलेस, कलरलेस, नॉन टॉक्सिक इनर्ट गैस है। और इसको जो है वो जो एमआरआई स्कैनर्स होते हैं उसके जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स हैं उनकी कूलिंग के लिए यूज किया जाता है। साथ ही साथ स्पेक्ट्रोमीटर्स में यूज किया जाता है, और सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज में यूज किया जाता है। तो इसका कोई और सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, तो इस सेक्टर में भी काफी इफेक्ट इसका पड़ रहा है। फिर मिनरल एक्सप्लोरेशन के बारे में पार्लियामेंट में इंफॉर्मेशन दिया गया, और उन्होंने बताया कि एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च ये आता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और ये जो है वो एक पूरा इंटीग्रेटेड एक्सप्लोरेशन का काम कर रहा है, ताकि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं और जो यूरेनियम जो रिसोर्सेज हैं उनको पता लगाया जा सके कि कहाँ कहाँ जो है वो पूरी कंट्री में हैं, जियोलॉजिकली कहाँ पे पाए जा रहे हैं। और इनके जो एक्सप्लोरेशन का काम है इसको प्रायोरिटी बेसिस पे रखा गया है। जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और हमारा IREL लिमिटेड है, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये भी आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत। और ये इसको मैंडेट है कि ये रेयर अर्थ बेयरिंग जो मिनरल्स हैं इनको जो है वो एक्सट्रैक्ट करे, और ये जो है ये बीच सैंड मटेरियल्स को भी एक्सट्रैक्ट पूरा करने का काम कर रहे हैं करते हैं। हाई प्योरिटी जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं इनको निकालने का, एक्सप्लोर करने का काम ये पूरा करते हैं। और माना जा रहा है कि हम मतलब जो हमारा आगे जो एक मिशन है, एआई मिशन है, सेमीकंडक्टर मिशन है, उन सब चीज के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछले साल टेरिफ की वजह से काफी प्रॉब्लम हुई, और चाइना ने जो है वो बैन भी लगा दिया था कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स को हम नहीं वो करेंगे। तो अपने जो हमारी जो कैपेसिटीज हैं उनको बेहतर करने के लिए इस पे पूरा सब काम जो है वो हो रहा है। एक स्ट्रेटेजी है ताकि ज्यादा से ज्यादा इस मिनरल को हम जो है वो मैन्युफैक्चर कर सके। और इसके अलावा यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये भी एक पीएसयू है, ये आता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत। और ये यूरेनियम का जो ओर होता है उसकी माइनिंग और प्रोसेसिंग का काम जो है वो करता है। और इन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि अभी करेंटली 7 यूरेनियम माइंस जो है वो ऑपरेट कर रही हैं। 2 जो है वो ओर प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, ये झारखंड में है। और 1 यूरेनियम माइन और प्लांट एक जो है वो तुमाला पाले है, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया। फिर
खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल, इसने ये जॉइंट वेंचर है और ये मिनिस्टर ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है। और ये जो है वो जो ओवरसीज मिनरल एसेट्स हैं उनको एक्वायर करने का काम कर रहा है। और इन्होंने काफी सारी कंट्रीज के साथ जो है वो अपना एग्रीमेंट भी किया है। और इन्होंने 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स जो है अर्जेंटीना में वहां पे एक्सप्लोर करने के लिए जो है वो अपना एग्रीमेंट किया है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया है। और ये जो काबिल या खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, ये क्रिएट किया गया था 2009 में। और ये एक हमारी जो स्ट्रेटेजी है कि जो चीजें अब जो मिनरल्स नहीं हैं उनको भी हम ज्यादा से ज्यादा एक्वायर करें, बनाए, उनका प्रोड्यूस करें, ताकि जो हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम हो सके। तो इसके लिए ये सारी चीजें काम कर रही हूँ। तो ये इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन इन्होंने पार्लियामेंट में प्रोवाइड किया। फिर इंडिया की बायो ई3 पॉलिसी के बारे में बताया। बायो ई3 या बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, जैसे इस तरह से भी कभी कभी पूछ देते हैं वो बायो ई3 करके, कुछ चीजें चेंज करके इसमें वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस पॉलिसी के तहत जो गवर्नमेंट है इसने एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया है ताकि इंडिया में कंट्री में हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग हो सके। और इसमें 6 जो है वो एरियाज को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें बायो बेस्ड केमिकल्स, बायो पॉलीमर्स, एपीआईज, एंजाइम्स हैं। इसके अलावा स्मार्ट प्रोटीन्स एंड फंक्शनल फूड्स बनाने पे काम हो रहा है, प्रेसिशन थेरेपेटिक्स पे काम हो रहा है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पे, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन पे, मरीन और स्पेस रिसर्च पे। तो इन सब चीजों पे इस पे काम जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में भी बताया कि हम पूरा मैन्युफैक्चरिंग को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं। तो इंडिया जो है वो बायो इकोनॉमी के क्षेत्र में भी जो है अपने आप को ग्लोबल लीडर के तौर पे आगे ले आना चाह रहा है। और माना जा रहा है कि ये जो बायो इकोनॉमी है ये काफी आगे आने वाले टाइम में बहुत जो है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स तक की जो है वो इकोनॉमी बन जाएगी। और इसको इम्प्लीमेंट करने का काम डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, ये कर रहा है। और इसमें इन्होंने बताया कि जो इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है, इसने जो है वो 2023 में 150 बिलियन डॉलर का एक माइलस्टोन अचीव किया है। और 24 तक ये 165.7 बिलियन का जो है एक टारगेट अचीव कर लिया है। और नेशनल बायोटेक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी 2021, इसके तहत जो इनोवेशन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसको और बेहतर किया जा रहा है। और हमारा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल है या बिराक है, ये ऐसे मेजर्स को अडॉप्ट कर रहा है ताकि जो नेशनल बायोटेक इकोसिस्टम है वो और बेहतर हो सके। नेशनल बायो फार्मा मिशन, इसने डीबीटी या बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर 1500 का करोड़ का जॉइंट इनिशिएटिव शुरू किया है और वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक के साथ। इसके तहत जो बायो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनके डेवलपमेंट पे रिसर्च जो है वो पूरा चल रहा है। ठीक है, फिर साथ ही साथ अभी जो हमारा बजट है इसमें जो है वो बायो फार्मा शक्ति स्कीम को अनाउंस किया गया। और इसमें 10,000 करोड़ से ज्यादा का जो है वो आउटले रखा गया है 5 ईयर पीरियड के लिए। और हमारा नेशनल बायो फार्मा मिशन है, इसका मोटिव है कि नेशन वाइड प्रोग्राम चला जाए, एडवांस किया जाए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वैक्सीन्स को बनाया जाए, बायोलॉजिक्स को, मेडिकल डिवाइसेस को। ठीक है, एक इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम मीट कर सकें और ग्लोबल मार्केट में जो हमारे। तो नेशनल बायो फार्मा मिशन, इसके तहत मतलब जो वैक्सीन्स वगैरह हैं उनके एडवांसमेंट पे काम चल रहा है। और जैसे कोविड 19 का जो डायग्नोस्टिक किट वगैरह था उसको इस मिशन के तहत बनाने में काफी जो है वो हेल्प मिली। और इसके अलावा और भी जो थेरेपेटिक्स हैं इनके डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। और इन्होंने बताया कि हमने जो है नए नए दवाइयां मतलब इन्होंने डेवलप किए, जैसे कि लेराग्लुटाइड है, पेगिलेटेड इंटरफेरॉन है, एफ्लीबरसेप्ट है। और इसके अलावा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो है वो काफी एडवांसमेंट हुआ है। इंडिजिनस हमारा एमआरआई स्कैनर डेवलप किया, एंडोस्कोपिक डिवाइसेस डेवलप किए, ओमनी बीआर एक्स बायो रिएक्टर डेवलप किया। फिर इन्होंने कहा कि आई4 और पेस स्कीम के तहत जो है ये बिराक जो है ये स्टार्टअप्स वगैरह को
हेल्प प्रोवाइड कर रहा है ताकि जो रिसर्च वगैरह है वो और बेहतर तरीके से हो, जो प्रोडक्ट्स बने उनका कमर्शलाइजेशन हो। तो ये है, तो बायो सेक्टर बायो फार्मास्यूटिकल्स के लिए ये सारे काम जो है वो हो रहे हैं, और आगे ताकि जो है वो बेहतर तरीके से सब मैन्युफैक्चरिंग हो। तो ये जो हमारा नेशनल बायोटेक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, जैसे इस तरह से भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं मेंस वगैरह में, ये 2021 की है। और अब चूंकि बायो शक्ति इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी इसके लिए पूरा इन्होंने वो किया है कि इस इंडस्ट्री पे हमको काफी सारा काम करना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसमें जो है वो इनिशियली 150 बिलियन डॉलर का जो एक टारगेट सेट किया गया था, 10 साल का एक रोड मैप बनाया गया कि इंडिया को ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे डेवलप किया जा सके। ठीक है। और ज़ाइकोव डी, इसके बारे में जैसे बताया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है ह्यूमन यूज के लिए। इसको इंडिया ने डेवलप किया था 2019 कोविड-19 के लिए। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स और ये सारी चीजें जो है वो एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी, पूछा जा सकता है। फिर इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया कि हमारा सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, ये एक की इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, इंडिया का जो डीप ओशन मिशन है उसके तहत। और ये CMLRE, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कोच्चि में है। और ये इसको एक मैंडेट है कि ये जो है वो सर्वेलांस असेसमेंट और मॉनिटरिंग का काम करता है, जो मैरीन लाइफ है डीप सी में उसको। साथ ही साथ इसमें एडवांस रिसर्च का काम कर रहा है और प्रिजर्वेशन स्ट्रेटजीज पे वर्क हो रहा है। इसके अलावा सेंटर जो है ये फिशरीज डाटा सिस्टम पे वर्क कर रहा है। बायोडायवर्सिटी जो हॉटस्पॉट्स है उनकी मैपिंग का काम कर रहा है। जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स है उनका एक जेनेटिक डेटाबेस बनाया जा रहा है। इसमें सरकार इन्होंने जानकारी दिया कि सेंटर ने भव सागर इस्टेब्लिश किया गया है। ये एक बायोडायवर्सिटी रेफरेंस सेंटर है, और ये जो है वो जो मरीन इकोसिस्टम है उस पे रिसर्च करेगा और जो नॉलेज है उसको अपना शेयर करेगा। इंडिया के बारे में बताया गया कि कोस्टलाइन जो है वो 11,000 किलोमीटर से ज्यादा की है। बट जो ज्यादातर जो हमारा ओशन रिसोर्सेज हैं उनको मतलब वो अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत ज्यादा उनका एक्सप्लोरेशन नहीं किया गया है। तो इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया कि जो डीप ओशन मिशन है इसके तहत हम प्रिपेयर कर रहे हैं डीप सी ह्यूमन एक्सप्लोरेशन मिशन, जो कि 6,000 डेप्थ तक जाएगा। और इसमें एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे हमारा गगनयान है, गगनयान मिशन है, इसके तहत हम स्पेस में एडवांसमेंट करना चाहते हैं। सिमिलरली जो डीप ओशन मिशन है इसके तहत ओशन के एक्सप्लोरेशन का काम जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा इसमें मत्स्य के बारे में नहीं इन्होंने बताया, लेकिन मत्स्य भी काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच से जो है वो हम बना रहे हैं सबमर्सिबल, और ये आगे 2027 या 28 तक माना जा रहा है कि ये हम उसमें जा सकते हैं। तो ये जानकारी दिया गया। फिर नमामि गंगे प्रोग्राम और रिवर कंजर्वेशन पे गवर्नमेंट का क्या क्या है, इसकी रिपोर्ट जो है वो बताई गई। और बताया गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है उनको फाइनेंशियल एड और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2014-15 में, और इसके तहत जो गंगा रिवर है उसको रेजुविनेट करने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ जो इनकी ट्रिब्यूटरीज थी, मतलब 5 ईयर का एक प्लान बनाया गया था 2021 का, फिर इसको मार्च 26 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। काफी जो पॉल्यूशन वगैरह है उसको रोकने के लिए काफी सारे काम किए गए हैं। जो सीवेज वगैरह है, रॉ सीवेज, उसको डाइवर्स किया गया है। सीवरेज सिस्टम नए बनाए गए हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए हैं, लो कॉस्ट सैनिटेशन, रिवर बाथिंग घाट डेवलप किए गए हैं। ठीक है। और इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया कि अभी तक जो है वो 218 सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो बन चुके हैं। फिर नमामि ये जो गंगे प्रोग्राम है इसके तहत आपका ये ऑनलाइन डैशबोर्ड प्रयाग बनाया गया है, जो कि रिवर की जो वाटर क्वालिटी है उसको मैनेज करने का काम जो है वो कर रहा है, मॉनिटर करने का काम, कैसा इनका परफॉर्मेंस है। फिर उत्तर प्रदेश के बारे में बताया कि यहाँ पे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए 7 बायोडायवर्सिटी पार्क्स बने हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बताए गए: मिर्जापुर, बुलंदशहर, हापुड़, बदायूं, अयोध्या, बिजनौर और प्रतापगढ़। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इतने बायोडायवर्सिटी पार्क जो है वो बने हैं। फिर इसके अलावा 5 प्रायोरिटी वेटलैंड्स हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में एक है, झारखंड में एक है, इनको सैंक्शन किया गया है।
इंडिया का पहला डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस इसे डेवलप किया गया और इसका इनॉग्रेशन 13 जनवरी 2026 को हुआ। और इसमें जो है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून है, यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। फिर इसके तहत जो डॉल्फिन वगैरह है इनको सेफली रेस्क्यू करके ट्रांसलोकेट किया जाएगा डिफरेंट जो जगहों पे। और इसमें बताया गया कि अभी तक 8 गैंगेटिक डॉल्फिन्स को रेस्क्यू किया गया है। फिर इसके अलावा सून साथी नेटवर्क बनाया गया है, जिसके तहत जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, सेंसिटाइज किया जा रहा है। डॉल्फिन क्लब्स बनाए गए हैं ताकि इनका जो कंजर्वेशन है वो बेहतर तरीके से हो सके। फिर घड़ियाल कंजर्वेशन पे इन्होंने बताया कि घड़ियाल का असेसमेंट किया गया है 22 रिवर्स पे, और बताया गया है कि 3037 इंडिविजुअल्स रिकॉर्ड किए गए हैं। ठीक है। और इनका जो हैबिटेट है वो बेहतर हुआ है। फिर जो टर्टल स्पीशीज हैं, थ्रेटेंड टर्टल स्पीशीज, उनको उनके प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए काम किया जा रहा है। और इसमें काफी स्पीशीज के नाम बताएं। मैं कहा कि 15 जो है वो कैप्टिव हैज्ड चित्रा इंडिका, ये एक ब्रीड का नाम है टर्टल का, जैसे इसको याद रखना है कि कभी कभी ये स्पेसिफिक नेम भी पूछ देते हैं। हारदेला, थुरजी, आपके नाम से मैच बातागुर, कर रहा है मैम। हाँ, काचुगा, तो ये सब जो है वो टर्टल की स्पीशीज है। इनके बायोटैगिंग का काम किया गया है डिफरेंट रिवर्स पे, जैसे यमुना, सरयू और गंगा पे। और इसके अलावा गंगा नॉलेज पोर्टल ये भी है, तो इसको डेवलप किया गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत। और इसके तहत जो वाटर है उसको पूरा मैनेज किया जा रहा है। गंगा टास्क फोर्स बनाया गया है, और इसके तहत जो है वो इनको भी मैंडेट है कि ये प्लांटेशन वगैरह करें किनारों पे। ठीक है, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाएं, कैंपेन्स चलाएं, पेट्रोलिंग करें जो सेंसिटिव रिवर एरियाज हैं, ताकि वहां पे बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। घाट वगैरह की पूरा पेट्रोलिंग किया जाए। तो ये इस प्रोग्राम के तहत इतनी सारी चीजें इन्होंने की हैं, तो ये पूरी जानकारी इन्होंने दिया। ये भी सब इम्पोर्टेंट ही रहेगा। फिर रशिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं डेनिस मैंटुरोव, और ये दिल्ली की यात्रा पे आए हुए हैं कल से। और इन्होंने जो है वो प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और माना जा रहा है कि जो भी रशिया और इंडिया का जो अभी इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, जो ट्रेड है, इस पे बातचीत हुआ। पीपल टू पीपल टाइज को बेहतर करने के लिए काम किया जा रहा है। फिर अभी चूंकि वेस्ट एशिया वॉर चल रहा है, और इंडिया का जो एलपीजी और एलएनजी जो सप्लाई है उसको बढ़ाने के लिए, तो रशिया से इंडिया डिमांड कर रहा है। और इस पे जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और रशियन के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके बीच में भी बातचीत हुई। तो अभी ये रहेंगे और बाकी और डिग्नेटरीज से जो है वो मिलेंगे। और इसमें इन्होंने कहा है कि वो इनका जो ये विजिट हुआ है, अभी नया प्रोक्योरमेंट हमने किया है, जो हमारे S-400 मिसाइल सिस्टम है, जिसको हम रशिया से खरीदते आए हैं। तो इसके 5 जो है वो फ्रेश बैचेस जो है वो अब इंडिया और जो है वो लेगा। और अभी 2018 में जो है वो रशिया के साथ हमारी डील हुई थी, जिसके तहत S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है वो रशिया इंडिया को प्रोवाइड करेगा। और इसका यूज जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी काफी रहा, तो ये भी काफी मतलब उस टाइम पे उसमें था। ये रशियन लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, तो इस पे पूरा बातचीत जो है वो हो रही है। फिर अभी जैसे कि वॉर का है, तो यूएस जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प, इन्होंने कहा है कि हम नेटो से अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे। तो क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर लें। तो ज्यादातर जो नेशंस हैं उन्होंने इसका मतलब उन्होंने इनकी हेल्प करने को नहीं कहा है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इन्होंने कल कहा है कि ये फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो अभी ट्रम्प का कहना है कि यूएस जो है वो हट जाएगा नेटो से। तो इसका क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं ग्लोबल, इसके बारे में एक आर्टिकल था। और अभी हम देखें तो रिसेंटली नेटो के साथ काफी कॉन्फ्लिक्ट भी था यूएस का, जब ट्रम्प ने जो है वो डेनमार्क को एक्वायर करने की बात कही थी, तो उस टाइम पे भी विवाद था। और नेटो की अगर हम बात करें तो 1949 में बना था, एक डिफेंसिव पैक्ट है। यूएस इसका एक प्रमुख मेंबर है, लीडरशिप रोल प्ले करता है। तो इसमें जो है जो मेंबर्स हैं, जैसे यूक्रेन
भी जो है वो नेटो ज्वाइन करने वाला था, तो उस रशिया नहीं चाहता है कि मतलब बाकी कंट्रीज इसमें जुड़े, क्योंकि फिर वो रशिया की सॉवरेनिटी और उसके लिए खतरा होगा। अब देखना होगा कि आगे क्या सिचुएशन बनती है। फिलहाल उनका ये कहना है कि हम जो है वो हटने वाले हैं, तब यूएस शायद हट जाए। नासा का जो आर्टेमिस 2 मिशन है, इसके बारे में मतलब था ये, फर्स्ट को जो है इन्होंने अपना फ्यूलिंग वगैरह स्टार्ट किया था, और कल ये मिशन जो है वो अपना स्टार्ट हो गया है। ठीक है। और इसमें 4 जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कॉश, और कैनेडियन स्पेस एजेंसी एस्ट्रोनॉट हैं जेरेमी हैंसन। तो ये लोग गए हैं, और ये जो हमारा आर्टेमिस 2 मिशन है, ये और मतलब चारों मतलब लैंडिंग नहीं होगी मून पे, इनकी लैंडिंग नहीं होगी, ऑर्बिट करेंगे और उसके बाद ये जो है ये वापस आ जाएंगे। ठीक है। और ये नासा का इसका ये जो स्पेस लॉन्च सिस्टम, इसमें रॉकेट है, इसमें ओरियन क्रू कैप्सूल है, इसी में जो है वो क्रू जो है वो बैठा हुआ है। ठीक है। और फिर ये अपना इन्होंने वही फ्लोरिडा के केप कार्निवाल से जो है वो लिफ्ट ऑफ किया इन्होंने, और काफी समय बाद जो है वो मून पे ये इस तरह का मिशन जो है वो गया है। कितने दिन लगेंगे मैम इसमें? 10 डेज का मिशन इसको लगभग बताया जा रहा है कि ये जो आर्टेमिस 2 है ये 10 डेज का है। अभी ये ऑर्बिटिंग करके आएंगे, अगर ये पूरा मिशन सक्सेसफुल रहा तो फिर ये जो आर्टेमिस मिशन है पूरा, इसके 5 फेजेस हैं। एक्चुअली चाइना और यूएस का एक वो चल रहा है, जैसे चाइना की तरफ से भी जो है वो अपना इनका मून मिशन चल रहा है कि हम वहां पे जो साउथ पोल है वहां पे अपना एक बनाएंगे स्पेस स्टेशन टाइप का, और एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे। तो आर्टेमिस 1 पहले जो है वो 22 में लॉन्च होना था आर्टेमिस 2 को, लेकिन इसमें काफी डिले हुआ। और इसके बाद आर्टेमिस 3 होगा, फिर आर्टेमिस 4 है, फिर 5 है। तो ये एक पूरा प्रक्रिया है 2030 तक। तो 2030 तक इनको वहां पे जो एस्ट्रोनॉट्स इनको भेज देना है। तो उसी में है, पहले ये भी देखेंगे कि कैसे जो है वो ऑर्बिटिंग करके चले आते हैं। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट फेजेस बताया जा रहा है कि 27-28 में फिर से लॉन्चिंग होगा आर्टेमिस 3 का। तो मतलब यही कि मून, अब स्पेस की एक तरह से ये फाइट है कि कहाँ तक हम जा सकते हैं, कैसे हम अपना सब चीजें जो है वो स्पेस में लेके बढ़ा सकते हैं। जैसे भारत की तरफ से भी चंद्रयान है, उस पे काम पूरा चल रहा है। हमें भी अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजने हैं, गगनयान। तो एक तरह से स्पेस पे कितनी कंट्रीज कहाँ तक कितना अपने आप को पहुंचा सकती हैं, तो इसके लिए ये सारा चीजें हैं। ये मिशन काफी इम्पोर्टेंट रहेगा नासा के लिए, काफी इन पे इनका रिसोर्सेज और सब चीजें हैं। और इस मिशन में का ये जो क्रिस्टीना कोच है, ये फर्स्ट वुमेन रहेंगी इस मिशन के में। और ये ब्लैक एस्ट्रोनॉट है विक्टर ग्लोवर फर्स्ट, और ये कैनेडियन है जेरमी हैम्सन। तो ये इनका नाम भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। एक इंटरनेशनल एक तरह से रेस चल रही है, मून रेस चल रही है। इंडिया में के भी काफी सारे जो है वो एम्बिशंस हैं, और अभी जैसे ये गए हैं। और चाइना और यूएस इनका एक ज्यादा वो पूरा जो है वो चल रहा है कि कौन पहले अपने को आपको वहां मून पे स्टैब्लिश करता है। हाँ, और चाइना जो है इनका जो है वो मैंगजाओ क्रू स्पेस क्राफ्ट, ये, और ये शायद इसको ये लॉन्च करेंगे। ठीक है। इनका एक लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट है, तो इस पे इनका भी पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो चल रहा है। और इन्होंने एक लैंडवे लूनर लैंडर बनाया है जो कि एस्ट्रोनॉट्स को ले जाएगा और वहां पे उतारेगा। तो माना जा रहा है कि चाइना का एम है कि 28-29 तक जो है वो वहां पे अपने आप को एस्टेब्लिश करने का। और इनके जो रोबोटिक मिशन है उसमें चैंग 7 है। और ये माना जा रहा है कि ये 26 में अभी ये लॉन्च होगा, और ये जाके एक्सप्लोर करेगा साउथ पोल को कि वहां पे वाटर वगैरह क्या है। फिर इसके अलावा चैंग 8 है, जो कि इसमें 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज लगी है, जो कि लूनर सॉइल को स्टडी करेगा। तो दोनों के बीच में एक तरह से राइवलरी चल रही है कि कौन सबसे पहले पहुंचता है, और जो वहां पे रिसोर्सेज है उनको बेहतर तरीके से अपने उसमें यूटिलाइज कर पाता है। तो अभी इस मिशन के सक्सेसफुल होने पे काफी सारी चीजें जो है वो हैं। फिर इंडिया का जो कमर्शियल सेक्टर स्पेस सेक्टर है उसके बारे में पार्लियामेंट में इंफॉर्मेशन दिया। उन्होंने बताया कि इन स्पेस के थ्रू जो है वो इंडियन जो इंडस्ट्रीज हैं उनको इंकरेज किया जा रहा है स्पेस रिसर्च के लिए, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। और पास्ट जो 3 ईयर रहा इसमें 13 इसरो सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। और
49 जो है ये इनको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा कमर्शियल बेसिस पे लॉन्च किया गया है। फिर इन्होंने बताया कि इंडिया ने जीसैट N2 CMS-03 NVS-01 सैटेलाइट्स इनको लॉन्च किया। और GSAT-N2 ये एक फुल का बैंड सैटेलाइट है जो कि ब्रॉडबैंड और इन फ्लाइट कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। फिर NVS-01 ये नेविक बेस लेयर कॉन्स्टलेशन का पार्ट है, तो इससे जो रीजन का पूरा स्टडी करने में हेल्प मिल रही है। फिर उन्होंने बताया कि जो सैटेलाइट लॉन्च करता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसके तहत हमने 120 मिलियन US$ के लगभग जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट किया। इसके अलावा यूरोपियन एजेंसीज के जो सैटेलाइट्स हैं उनको करके करीब 80 मिलियन यूरो का जो है वो रेवेन्यू जो है वो फॉरेन रेवेन्यू इसको अर्न किया है। तो ये भी इंफॉर्मेशन दिया गया। इंडिया जो है वो स्पोर्ट्स में लास्ट में है कि इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग इसको लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में। और इंडिया को गोल्फ टूरिज्म के लिए एक ग्लोबल हब के तौर पे बनाने की बात जो है वो हो रही है, जो हमारा जो विकसित भारत का उद्देश्य है उसको अचीव किया जाएगा। और जो गोल्फ प्रीमियर लीग होगा इसके तहत जो है लगभग 2 बिलियन US$ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा गोल्फ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो ये है, यही था आज का सारा।